हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के उन 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट हैं। पिछले 5 वीडियोस के माध्यम से हमने पॉलिटी के मैक्सिमम प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है और आगे भी हम इन्हीं प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इतने महत्वपूर्ण है कि इनमें से आपके एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, हम आपको मैक्सिमम एक वीडियोस में 10 या 15 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन उस 10 या 15 क्वेश्चन से हम कई अन्य प्रश्नों को भी आपको फुल डिटेल एनालिसिस के साथ क्वेश्चंस को कराते जाते हैं। तो आपके पढ़ने का तरीका भी यही होना चाहिए बिल्कुल कि आप जो भी प्रश्न के आंसर आएँ उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके आउटकम में निकलते हैं उनको भी आप साथ में सॉल्व करते चलेंगे, तो आपको चीज़ें एक दूसरे से लिंक होते हुए आसानी से याद भी हो जाएंगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि वीडियोज़ आपको पसंद आने ही वाली है और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला का हमारा प्रश्न है कि अनुच्छेद 226 और 32 का संबंध किससे है। देखिए, इसमें दो प्रश्न के सामने आता है कि अनुच्छेद 226 में क्या है और अनुच्छेद 32 में क्या है। आपको एक चीज कब पढ़ाई गई होगी या पढ़ा होगा आप सभी ने कि रीट निकाला जाता है, वो भी किसके द्वारा। केवल रीट निकालने का अधिकार कब निकाला जाता है, किसके द्वारा, आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, रीट होता क्या है कि हमको संविधान ने दिया है क्या, मूल अधिकार दिया है। क्या दिया है? मूल अधिकार दिया है, अर्थात फंडामेंटल राइट्स। अब यह मूल अधिकार हमारा वायलेट न हो, अर्थात इसका उल्लंघन या हनन न हो, इसके लिए हमारे संविधान ने जो जुडिशरी है अर्थात जो न्यायपालिका है उसको विशेष शक्ति दी है कि यदि किसी नागरिक का मूल अधिकारों का हनन होता है तो यदि वह नागरिक क्या करता है, न्यायालय में जाता है तो उसके संरक्षण हेतु न्यायालय क्या करेगा, समय समय पर रीट जारी करेगा उस व्यक्ति के लिए। तो वह रीट जो जारी करने की शक्ति है वह केवल 2 उच्च न्यायालयों को है। या तो रीट जारी कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, या फिर रीट जारी कर सकता है कौन, हाई कोर्ट। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के पास ही रीट जारी करने की अधिकारिता है। यह पहला महत्वपूर्ण टॉपिक था। दूसरी बात करें कि यह जो सुप्रीम कोर्ट निकालता है और यह जो हाई कोर्ट निकालता है यह किस किस आर्टिकल के तहत निकालता है। तो आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 है, यह बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट रीट निकाल सकता है यदि किसी व्यक्ति की, नागरिक के मूल अधिकारों का हनन हुआ है तब। अब हम बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट भी रीट निकालता है, लेकिन वह निकालता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट निकालेगा अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट निकालेगा किसके तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। रीट कुल 5 प्रकार की होती हैं, आप सभी जानते होंगे। मैडमन्स, क्यू वारंटो, हबीस कार्पिस, ऐसे ही 5 प्रकार की कुल रीटें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट निकालती हैं। अब कभी कभी पूछ दिया जाता है किसकी अधिकार क्षेत्रीयता ज़्यादा है रीट निकालने के मामले में, अर्थात कौन ज़्यादा विस्तृत है, तो वह है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मूल अधिकारों के हनन के अलावा भी यह रीट निकाल सकता है, कौन, हाई कोर्ट। लेकिन केवल और केवल मूल अधिकारों के हनन के लिए रीट निकालेगा कौन, वह है सुप्रीम कोर्ट। तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हमें मिल भी गया होगा आसानी से कि अनुच्छेद 226 क्या कहता है, यह हाई कोर्ट के रीट निकालने की शक्ति बताता है, कौन, अनुच्छेद 226। वही अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 कहता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट निकालने की शक्ति, या फिर अनुच्छेद 32 को कभी कभी कह दिया जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी वर्णित है किसमें, अनुच्छेद 32 में। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 32 में। और इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया था। कई बार इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को या किस चीज़ को आत्मा कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन मिलेगा प्रस्तावना, कन्फ्यूजन करने के लिए, क्योंकि प्रस्तावना को भी आत्मा कहा है। किसने कहा है, वो कहा है ननी पालकी वाला ने। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लाया गया था, राइट टू एजुकेशन, यह भारत में कब लागू हुआ। तो यह भारत में लागू हुआ था कब, 2009 में। यदि हम यह पूछें कि जो शिक्षा का अधिकार व्यक्ति को मिला है यह हमारे संविधान में कहाँ पर
वर्णित है। तो ये हमारे संविधान में वर्णित है, कहाँ पर, यह 21 क में वर्णित है। देखिए, हमको जो शिक्षा का अधिकार दिया गया न केवल मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया, बल्कि इसे मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व दोनों में जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, यदि नीति निर्देशक तत्व में जाएंगे आप तो अनुच्छेद जो 45 है यह बात करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, अर्थात इसके अनिवार्य शिक्षा को राज्य एवं माता पिता की जिम्मेदारी होगी। वैसे ही 51 में क्या कहता है, 51 क में भी अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई 6 से 14 वर्ष के बच्चों के। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 300 क का संबंध किससे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अनुच्छेद 300 क बात करता है कि जैसे ही संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, आप सभी जानते होंगे मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। लेकिन जैसे ही 42वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ था, 1976 में, और जैसे ही 42वां संविधान संशोधन हुआ, एक मूल अधिकार क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया, अर्थात हटा दिया गया। वह मूल अधिकार कौन सा था, संपत्ति का अधिकार था। कौन सा, संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में वर्णित था। लेकिन अब क्या किया गया, जब इसे यहाँ से हटा दिया गया, अर्थात अब यह मौलिक अधिकार नहीं रहा, तब इसे क्या कर दिया गया, तब इस संपत्ति के अधिकार को संविधान में अन्यत्र जगह दी गई। कहाँ पर, इसी 300 क में कानूनी अधिकार के रूप में, लीगल राइट के रूप में संपत्ति का अधिकार कहाँ पर वर्णित है, संपत्ति का कानूनी अधिकार कह लें सिंपली हम, तो वह कहाँ वर्णित है, वह अनुच्छेद 300 क में वर्णित है। यदि आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार हमारे संविधान में कहाँ पर है, तो वह हमें कहाँ दिया गया है, 300 क में। कब हटाया गया था संपत्ति का अधिकार, 42वें संविधान संशोधन सन 1976 द्वारा हटाया गया था। सॉरी, 44वें संविधान, आप यहाँ पर सही कर लेंगे, यह 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा 1978 द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है। यदि आपने नीति निर्देशक तत्व पढ़ा होगा, जो कि राज्य के कल्याणकारी भावों को बताते हैं नीति निर्देशक तत्व, उनमें यदि अनुच्छेद 40 को आपने पढ़ा होगा तो यह बात करता है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। कभी कोई पूछ देता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से प्रेरित हैं या कहाँ से लिए गए, तो यह आयरलैंड से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कभी कोई पूछता है कि राज्य के कल्याणकारी भावों को कौन प्रदर्शित करता है, कौन प्रस्तुत करता है या उसकी सोच को दर्शाता है, तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ही हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि महाभियोग जो कि राष्ट्रपति के ऊपर लगता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो वर्ण लगता है वह अनुच्छेद 61 बात करता है राष्ट्रपति के ऊपर लगने वाले महाभियोग की। कभी कभी पूछ देता है कि जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व दी जाती है, तो 14 दिन की सूचना कि पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाएगी। जो सदन, देखिए कभी कभी पूछ जाता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग संबंधी प्रस्ताव किस सदन में सबसे पहले लाए जाएंगे। कोई भी सदन हो सकता है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग संबंधी प्रस्ताव राष्ट्रपति के लाया जा सकता है। साथ में जो भी सदन पहली बार प्रस्तुत करेगा या प्रस्ताव महाभियोग का, उसे कम से कम 1/10 सदस्य का समर्थन होना चाहिए। अर्थात यदि कोई मान लीजिए कि राज्यसभा में प्रस्तुत होता है सबसे पहले महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध, तो राज्यसभा के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य होंगे, उसका पहली बार प्रस्तुत करते समय समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यदि समर्थन प्राप्त नहीं होगा तो वहीं समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही 1/10 सदस्य समर्थन प्राप्त करेंगे तो वह सदन जिसमें वह प्रस्तुत किया गया, अब वहाँ से 2/3 मेजॉरिटी के तहत उसे क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। यदि पहले सदन में पास कर दिया गया तो वह दूसरे सदन में जाएगा और दूसरी सदन जांच करेगी। ध्यान रखिएगा, जिस सदन में महाभियोग प्रस्तुत होता है उसकी अपोजिट सदन या उसकी अगली सदन उस आरोप की जांच करती है। यदि राज्यसभा में प्रस्तुत होगा तो आरोपों की जांच करेगी लोकसभा, और लोकसभा में प्रस्तुत किया गया तो आरोपों की जांच करेगी कौन, राज्यसभा। और दोनों में जब वह 2/3 बहुमत से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, तब वह क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। और यही होता है इम्पीचमेंट या फिर बोल लें महाभियोग। आई होप समझ में आ गया होगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आई आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। देखिए वास्तव में कहा जाए तो हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। कई बार पूछ दिया जाता है, अब तो पैटर्न भी एग्जाम के बदल गए, आपको सीधे एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते, वह घुमा फिरा के या फिर सही उत्तर गलत उत्तर का चुनिए, इससे पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि हमारे संविधान में बजट शब्द उल्लिखित है, तो भैया याद कर लोगा कि बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में क्या शब्द है, वह है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण का दिया गया है और इसी को हम बजट के रूप में देखते हैं और यह दिया गया है अनुच्छेद 112 में। किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 112 में दिया गया है। किसमें, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। कभी कभी घुमा के पूछ देता है, अब तो पूछा जाता है कि बजट का प्रावधान हमारे किस अनुच्छेद में है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको देखने को कई जगह मिला होगा। तो आप लिखेंगे उत्तर क्या, 112, या फिर पूछ दे सीधा कि वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है अनुच्छेद 112 में। अगले प्रश्न तब चलते हैं कि राष्ट्रपति व राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में है। देखिए सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और राज्यपाल के पास भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो दोनों किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। यदि राष्ट्रपति की बात करें हम, तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वह जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 123 कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति करता है। यदि हम वहीं पूछ दें कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करेगा, तो वह करेगा 213 के तहत। किसके तहत, 213 के तहत कौन, राज्यपाल। अब सब कहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। 123 पहले आ रहा है, मतलब राष्ट्रपति का रैंक क्या होता है, पहले होता है राज्यपाल की अपेक्षा, तो 123 क्या होगा, पहले आएगा, तो वह क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। अब राज्यपाल का कैसे याद करेंगे कि 123 वाला जो एक है इसको कुदा के लाइए 2 और 3 के बीच में, जैसे ही आएगा वह 213 हो जाएगा और वह क्या बन जाएगा, राज्यपाल के अध्यादेश की जारी करने की शक्ति है। यदि हम आपसे यह पूछें कि जो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, यह हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया, तो यह लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। कभी कभी एग्जाम में पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमारे संविधान में किस स्रोत से ली गई है या उसका स्रोत क्या है, तो भारत शासन अधिनियम 1935। और सभी लोग जानते होंगे कि हमारे भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यही भारत शासन अधिनियम 1935 है। लगभग 250 अनुच्छेद इससे लिए गए हमारे संविधान में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कैग का कार्यकाल पूछा है। कैग का आगे फुल फॉर्म समझ लेते हैं। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं कैग को, मतलब महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक कैग का मतलब होता है। देखिए यह जो कैग होता है इसका कार्यकाल पूछा गया है, तो इसका कार्यकाल होता है या तो 5 वर्ष कह लें, उम्र 5 जब नियुक्ति होगी उससे 5 वर्ष तक, या फिर उसकी आयु यदि 65 वर्ष तक हो जाती है, जो भी पहले हो वह क्या हो जाएगा, अपने पद से हट जाएगा। तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र तक। ध्यान रखिएगा ये उम्र की बात की जा रही, 65 वर्ष, ये 5 वर्ष उसका कार्यकाल की बात की जा रही। इन दोनों में से कोई एक पहले खत्म हो जाएगा तो वह अपने पद से हट जाएगा। यह जो महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक होता है, इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, किस आर्टिकल में मिलता है, यह मिलता है आर्टिकल 148 के तहत। हमको कैग के बारे में या फिर महानियंत्रक लेखा परीक्षक के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हम बात कर लें, कभी कभी पूछ देता है कि जो सरकारें व्यय करती हैं, जो सरकारें व्यय करती हैं किसी योजना के ऊपर, किसी महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर, तो उस व्यय या लोक निधि की बात संरक्षक के रूप में कौन जाना जाता है, तो वह जाना जाता है CAG अर्थात कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि राज्यसभा में विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है। कई बच्चे इस प्रश्न में अधिकांश गलती करते हैं कि राज्यसभा एवं विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष मार के आते हैं। भाई मेरे ध्यान से आराम से समझ लो कि राज्यसभा एवं विधान परिषद का कोई भी कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। अब सर कहेंगे 6 वर्ष किसका होता है, ध्यान दीजिएगा कि यदि हम बात करें, क्या बात करें कि यदि हम राज्यसभा एवं विधान परिषद की बात कर रहे हैं, तो इस सदन के सदस्यों का कार्यकाल बेटा 6 वर्ष होता है, न कि खुद राज्यसभा का। अर्थात प्रत्येक 6 वर्ष बाद इसके सदस्य क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे और नए सदस्य चुन लिए जाएंगे। अब क्या पूछा जाता है आपसे कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और उतने ही नए सदस्य चुनकर चले आते हैं। तो जितने चले जा रहे हैं उतने नए आ जा रहे हैं, इसीलिए यह एक क्या है,
स्थायी सदन है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल है, ऑप्शन में दे देगा 5 वर्ष, 6 वर्ष, यह एक स्थायी सदन है, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ बच्चे लगा के आएंगे 6 वर्ष, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा एवं विधान परिषदें एक स्थायी सदन होती हैं। इनका क्या कहते हैं कि विघटन नहीं हो सकता। तो इनके सदस्यों का कार्यकाल भले ही 6 वर्ष हो, यदि सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तो आप 6 वर्ष लगाएंगे, लेकिन सीधा यदि राज्यसभा में विधान परिषद का कार्यकाल पूछेगा तो आप लगा के आएंगे कि यह एक स्थायी सदन है, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि संसद में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर सदस्यता समाप्त होती है कितने दिनों तक। अर्थात यदि आप किसी संसद के किसी भी सदन के सदस्य हैं, या लोकसभा या राज्यसभा, तो कितने दिनों की बिना सूचना के बाद, अर्थात बिना बताए आप कितने दिनों तक संसद में नहीं जाएंगे सदन में, तो आपको सदस्यता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। इसका कितने दिनों तक होता है। तो यदि आप 60 दिनों तक बिना किसी सूचना के किसी भी सदन में अनुपस्थित रहे तो आपकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। ऐसा उल्लेख हमारे संविधान में वर्णित है। कई बार एग्जाम पूछा गया कितने दिनों तक, तो आपको सही उत्तर होना चाहिए 60 दिनों तक। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से कुल महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को मोटे तौर पे सॉल्व किया, लेकिन उससे निकलने वाले जितने भी प्रश्न थे हमने उनको जाना एवं समझा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। साथ ही में आप सभी को अच्छे से तैयारी करिए, जो पैटर्न बदला हुआ है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए, क्योंकि अब प्रश्न सभी चीज़ें पहले के जैसे नहीं आती। अब ट्रू एंड फॉल्स या फिर आपकी तर्क बुद्धि का परीक्षण होता है, तो वो रट्टू तोता बनने की आदत छोड़िए और चीज़ों को आसानी से समझने का प्रयास करिए। जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, हम चीज़ों को अगले वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।